जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे, जो कि वायसराय रहे 1880 से 1884 तक हमारे भारत में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ अगर आप सब क्लासेस की नोट्स चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 ईस्वी तक यहाँ पर वो वायसराय के पद पर रहे थे। इसके पहले लॉर्ड लिंटन जो थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लास फर्स्ट थी हमारी हिस्ट्री सिलेबस की, हमारी बीए फोर्थ सेमेस्टर की। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस, उसमें आपको लॉर्ड लिंटन के बारे में वीडियो प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं लॉर्ड रिपन। रिपन इंग्लैंड के उदारवादी नेता ग्लैडस्टोन का भारत में प्रतिनिधि था। जो ग्लैडस्टोन थे वह क्या सोचते थे, उनका विचार यह था कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहना तो चाहिए, लेकिन भारत के हित के कार्य भी होने चाहिए, भारत के लोगों के हित के कार्य भी होने चाहिए यहाँ पे। उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर रिपन बनकर आया हुआ था। रिपन वैचारिक स्तर पर बुद्धिवादी, उदारवादी, मानवतावादी व्यक्ति था। अर्थात अभी तक जो भी वायसराय भारत में आए हुए थे उसमें से सबसे स्पेशल क्वालिटी वाला यह था, परंतु आदर्श एवं लक्ष्य के स्तर पर साम्राज्यवादी ही था। रिपन ने अपने बारे में कलकत्ता के अपने प्रथम वक्तव्य में ही कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। उसने सबसे पहले जब पहला अपना वक्तव्य, अपना सबसे पहला स्पीच दिया हुआ था कलकत्ता में, तो उसने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरी शकल या मेरे शब्द से नहीं। और यहाँ पर उसने क्या क्या कार्य किए रिपन ने, जो कि भारत हित के कार्य थे, वह हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं पहला भारत हित कार्य रिपन ने क्या किया था। रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया हुआ था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी कारखाना अधिनियम नहीं आया था, लेकिन पहला अधिनियम यह था कारखाना के लिए। मतलब उसने जो भी लाए थे यह उन कारखानों पर लागू होता था जहां 100 से ज़्यादा श्रमिक कार्य करते थे। जहां पर 100 से ज़्यादा श्रमिक हों वहां पर ही यह कारखाना अधिनियम लागू होता था। यह कारखाना के लिए बना पहला अधिनियम था, इसीलिए इसे प्रथम अधिनियम के नाम से जाना जाता है, प्रथम कारखाना अधिनियम के नाम से, जो कि 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर लागू किया था। इसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे काम नहीं कर सकते थे। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए समय निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, क्या शर्तें थीं कि 7 वर्ष से कम के जो बच्चे थे वह कार्य नहीं कर सकते थे कारखाना में, और जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए कम समय निर्धारित किया गया था। इस कारखाना अधिनियम के बाद अन्य अलग अलग वायसराय आए और उन्होंने कारखाना अधिनियम दिया, जो कि हम आपको बताएंगे। यह है 1881 का कारखाना अधिनियम, जो कि लॉर्ड रिपन ने लाया, हमने आपको बताया। फिर उसके बाद 1891 ईस्वी का कारखाना नियम जो है वह लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। उनके अधिनियम में क्या था, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होगा, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कार्य की जो अवधि होगी वह 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई, और यह उन्हीं कारखानों पर लागू होगा जो बिजली का उपयोग करते थे तथा श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होती थी। लॉर्ड रिपन के बाद कौन लेकर आया कारखाना अधिनियम? लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1891 में लाए हुए थे। अगले कौन थे? वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था कारखाना अधिनियम। पुरुष कार्यावधि 12 घंटे निश्चित कर दी गई जिसमें, और अल्पायु बच्चों पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया। मतलब रात के जो 7 बजे थे उसके बाद और 5 बजे सुबह से पहले जो 7 वर्ष के बच्चे, मतलब अल्पायु के जो बच्चे थे, उनको
प्रतिबंधित किया गया था कारखाना में कार्य करने के लिए। उसके बाद आता है कारखाना अधिनियम 1922 का। लॉर्ड रीडिंग लाए थे। बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित कर दी गई और 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की अनुमति दी गई। अगला था 1934 का कारखाना अधिनियम, जो कि लॉर्ड विलिंगटन लाए थे। मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे कर दी गई और श्रमिकों के चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की गई। वर्ष 1934 का जो कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन ने लाया था। अगला था वर्ष 1944 का कारखाना अधिनियम, जो कि लॉर्ड वेवेल ने लाया था। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे तथा 200 श्रमिकों से अधिक कारखानों की जब संख्या 200 से अधिक श्रमिक रहें तो वहां पर कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा 1944 के कारखाना अधिनियम में लॉर्ड वेवेल ने कहा था। अभी हमने क्या जाना कि कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के लाने के बाद कौन कौन से वायसराय ने कब लाया हुआ था और उसमें क्या शर्तें थीं। अब आगे देखेंगे लॉर्ड रिपन का दूसरा भारत हित में क्या कार्य था। अगला कार्य यह था कि प्रथम नियमित जनगणना 1881 में उसने की थी। किसने? भारत में लॉर्ड रिपन ने प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो ने की थी। इससे पहले भी भारत में जनगणना हो चुकी थी, लेकिन यह जो नियमित जनगणना थी यह कुछ स्पेशल थी, क्योंकि आपको ये इस पिक्चर में दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा होगा, ये रात का सीन है। यहाँ पर रात में जनगणना की जाती थी। उसका यह मानना था कि सभी भारतवासी जो है दिन भर कार्य करते हैं, अस्थायी नहीं रहते हैं। कुछ लोग घर पर, कुछ लोग कारखानों में, कुछ लोग खेतों में कृषि कार्य के लिए होते थे। लेकिन रात ऐसा समय है जब सब लोग घर पर उपस्थित होते थे, तो उस समय जनगणना करना बहुत ही अच्छा होता है। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन ने लाया था। प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन वहां पर चुना गया था, जिसने जनगणना की प्रोसेस जो थी की थी। देखिए ये जो जनगणना 1881 में आई थी, इसमें रात में जनगणना की जाती थी। अगला भारत हित कार्य क्या था? अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम की समाप्ति इसने 1882 ईस्वी में कर दी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। किसमें? इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्लास में लॉर्ड लिटन के बारे में, उसमें यह भारत विरोधी कार्य में के अंतर्गत आता था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम में क्या था कि जो अन्य भाषा के लोग थे, अन्य भाषा के समाचार पत्र थे, उसे बंद कर दिया गया था, जो कि एक भारतवासियों के लिए बहुत ही गलत कार्य हुआ था, क्योंकि उन्हें अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। वो अपनी बात समाचार पत्र के माध्यम से ही रखते थे, जो कि बंद कर दिया गया था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम की समाप्ति कर दी थी, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी पत्रिका या समाचार पत्रों की तरह ही भारतीय समाचार पत्र को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला हम देखेंगे, अगला है हमारा भारत में स्वशासन व विकेंद्रीकरण की शुरुआत। इसने भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जैसे स्थानीय स्तरीय बोर्ड, तहसील व जिला स्तरीय बोर्ड इत्यादि। उसने जो विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति का विभाजन उसने किस तरह किया? स्थानीय स्तरीय पर भी किया, तहसील स्तर पर भी तरह, जिला स्तर पर भी विकेंद्रीकरण किया प्रशासनिक। आर्थिक विकेंद्रीकरण मेयो द्वारा प्रारंभ के तहत कर के साधनों को 3 भागों में बांटा। आर्थिक विकेंद्रीकरण को लॉर्ड रिपन ने 3 भागों में बांटा। एक साम्राज्यिक कर, इंपेरियल टैक्स, प्रांतीय कर, प्रोविंशियल टैक्स व बांटे हुए डिवाइडेड टैक्स। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला है हमारा हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी तक, जो कि आयोग चला था। 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था।
आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हंटर शिक्षा आयोग में किस पर ध्यान देना चाहिए बताया गया, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सबसे अच्छा जो कार्य हुआ था यह टॉपिक है इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि आपके पेपर के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे, अर्थात भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर का दर्जा मिलना था। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। इससे पहले क्या था कि जो भारतीय हमारे न्यायाधीश थे वो यूरोपीय व्यक्तियों का सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यूरोपीय न्यायाधीशों को यह शक्ति थी कि वह अपने यूरोप के लोगों की भी सुनवाई करते थे और भारत के लोगों की भी सुनवाई करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल में यह बताया गया था कि भारत के जो न्यायाधीश हैं वह यूरोपीय व्यक्तियों का भी शासन का मतलब कोई भी समस्या हो तो उसकी सुनवाई कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल को लाने वाले यही इल्बर्ट थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया और डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक आरोप के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। यह जो इल्बर्ट बिल आया था इसे वापस ले लिया गया था। यह चला तो नहीं, लेकिन इस इल्बर्ट बिल के आने के पश्चात भारत के लोगों में, भारत के शिक्षित लोगों में एक ऐसी भावना जगी कि हमें यूरोप के लोगों से समानता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वह हमें कभी भी समानता नहीं देंगे। यद्यपि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, परंतु बिल के संदर्भ में उपजे विवाद ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो कि हमने आपको बताया, इस विवाद के अंतर्गत भारत के लोगों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्रवादियों के भी समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपियों के हित दांव पर लगे हों तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जब कहीं भी किसी भी समस्या में यूरोपियों का हित दांव पर लगा रहेगा तो उसमें हम समानता का या निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है यूरोप के शासकों द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात दिसंबर 1883 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि कलकत्ता में किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव की भी निंदा की थी। निश्चित तौर पर इल्बर्ट विवाद ने भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला और पहली बार मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत एवं व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। जब विवाद जो इल्बर्ट विवाद हुआ, इससे जो हमारे शिक्षित मध्यम वर्ग थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे लिए भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमारी बातों को यूरोप के सरकारों तक पहुंचाए और हमारे लिए न्याय के लिए लड़े। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वह इल्बर्ट बिल जो था वह लागू तो नहीं हुआ, लेकिन जो शिक्षित वर्ग थे, जो हमारे भारत की जनता थी, उसमें एक समझ विकसित हुई। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वह है कि 1866 से 1868 तक वह भारत सचिव में रहा था लॉर्ड रिपन। 1868 से 1874 तक ग्लैडस्टन का मंत्री रहा था, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन का मंत्री वह 1868 से 74 तक रहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा है कि रिपन जो है वह भारत के उद्धारक हैं और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग कहा है। जो लॉर्ड रिपन का यहाँ पर शासनकाल था उसे स्वर्ण युग कहा है। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। प्रमुख पुस्तक लॉर्ड रिपन की जो थी वह इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ द एज थी। यह थी महत्वपूर्ण बातें। और वीडियो के लास्ट में
आपसे एक क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे लेते हैं तो मतलब आपने क्लास अच्छे से समझ ली है। यह क्वेश्चन आपके एग्जामिन करने के लिए दिया जा रहा है, आप खोज कर इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। इल्बर्ट विल के मुखर विरोधी कौन थे? इल्बर्ट विल का जो मुखर विरोधी थे, मतलब सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन थे? बंगाल व बिहार का जमींदार, या कलकत्ता के अधिवक्ता, या बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक, या ब्रिटिश सेना के अधिकारी। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता हो ऑप्शन दें या फिर इसका आंसर लिखकर जवाब दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको सभी क्लासेस की नोट्स वहां पर प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।